नमस्ते दोस्तों। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें सीधा हमारे ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी हिस्से तक ले जाएगा। हम उस एक पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे जिसने ना जाने कितने सालों से हम इंसानों को चकराया हुआ है। मतलब एक परमाणु की बनावट कैसी होती है। तो तैयार हो जाइए इस कमाल की दुनिया में गोता लगाने के लिए। 1 मिनट के लिए जरा सोचिए। आपके आसपास जो कुछ भी है, ये कुर्सी, ये हवा, अरे आप और मैं भी, आखिर हम सब बने किस चीज से हैं? ये सवाल आप जानते हैं विज्ञान के सबसे बड़े सवालों में से एक है। और इसका जवाब वो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जिसे हम देख नहीं सकते, एक पूरी तरह से अदृश्य दुनिया। तो हमारी कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है उन नन्हे अदृश्य कणों की खोज से। वो कण जिनसे मिलकर ये पूरी दुनिया बनी है। वैज्ञानिकों ने अब कह सकते हैं एक एक करके इन छोटे छोटे टुकड़ों को पहचाना, और बस यहीं से परमाणु का वो बड़ा रहस्य पर्दा दर पर्दा खुलने लगा। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के 3 मेन कैरेक्टर्स से। सबसे पहले है हमारा इलेक्ट्रॉन। ये है नेगेटिव चार्ज वाला हीरो जिसे खोजा था जे थॉमसन ने। फिर आता है प्रोटॉन, जो है पॉजिटिव चार्ज वाला। और आखिर में है न्यूट्रॉन, जो बिल्कुल न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। अब देखिए, सबसे मजेदार बात क्या है इस टेबल में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन यानी मास लगभग लगभग बराबर है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इनके सामने कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ही ज्यादा हल्का। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि एक परमाणु के अंदर ये 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगला सवाल क्या होगा? जाहिर है कि ये तीनों एक साथ रहते कैसे हैं, मतलब इनकी अरेंजमेंट कैसी है। इसी सवाल के जवाब में वैज्ञानिकों ने अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाए और एटम के पहले मॉडल्स बनाने शुरू किए। तो सबसे पहला मॉडल दिया इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन ने ही। इसे हम बड़े प्यार से तरबूज मॉडल कहते हैं। आप बस एक तरबूज को इमेजिन कीजिए। जो पूरा लाल वाला हिस्सा है, थॉमसन ने कहा वो पॉजिटिव चार्ज है जो हर जगह फैला हुआ है। और जो काले काले बीज होते हैं ना, वो है हमारे नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन, जो उस पॉजिटिव हिस्से में धंसे हुए हैं। सिंपल। तो इस मॉडल की मेन बातें क्या थीं? पहली, एटम एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है। दूसरी, ये पॉजिटिव चार्ज पूरे गोले में एक जैसा फैला हुआ है। तीसरी, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें बीजों की तरह घुसे हुए हैं। और चौथी और सबसे जरूरी बात, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो कुल मिलाकर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। कितना सीधा साधा और आसान सा आइडिया था, है ना? सुनने में तो ये मॉडल एकदम परफेक्ट लगता है, सही कहा ना? लेकिन साइंस में सिर्फ अच्छी कहानियों से काम नहीं चलता। हमें चाहिए होते हैं सबूत। और बहुत जल्द एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होने वाला था जो इस प्यारे से तरबूज मॉडल की पूरी दुनिया ही हिलाने वाला था। और वो क्रांतिकारी मोड़ लेकर आए अर्नेस्ट रदरफोर्ड अपने फेमस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के साथ। सच कहूं तो ये वो एक्सपेरिमेंट था जिसने एटम को लेकर हमारी पूरी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने सोने की बहुत ही पतली पन्नी ली। इतनी पतली कि उसमें सिर्फ कुछ हजार एटम्स की लेयर थी। फिर उन्होंने उस पर पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा पार्टिकल्स की, आप कह सकते एक तरह से गोलीबारी की। और फिर बस ये देखा कि पन्नी के दूसरी तरफ क्या होता है। और जो रिजल्ट्स आए वो सच में दिमाग हिला देने वाले थे। देखिए, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स तो पन्नी के आर पार सीधे निकल गए, जैसे वहां कुछ हो ही ना। कुछ पार्टिकल्स थोड़े बहुत एंगल पर मुड़ गए। लेकिन, और यही सबसे बड़ी बात थी, लगभग हर 20,000 में से एक पार्टिकल सीधा वापस आ गया 180 डिग्री पर। रदरफोर्ड ने खुद कहा था कि ये उतना ही अविश्वसनीय था जैसे आप एक टिश्यू पेपर पर तोप का गोला चलाएं और वो गोला वापस आकर आप ही को लग जाए। नो वे! इस हैरान करने वाले रिजल्ट का सिर्फ एक ही मतलब निकल सकता था कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खोखला है, बिल्कुल खाली। और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा का पूरा वजन एटम के सेंटर में एक बहुत ही छोटी, बहुत ही भारी जगह पर इकट्ठा है। और इसी छोटी सी जगह को रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस, यानी नाभिक। तो बस थॉमसन का तरबूज मॉडल तो गया। अब हमारे पास एक बिल्कुल नया मॉडल था जो बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम जैसा दिखता था। सेंटर में एक छोटा सा भारी सा पॉजिटिव चार्ज वाला सूरज यानी न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ चक्कर काटते हुए ग्रह यानी हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ये मॉडल भी देखने सुनने में बहुत बढ़िया था, पर इसमें एक बहुत बड़ी एक घातक कमी थी। देखिए, उस जमाने की जो फिजिक्स थी, मैक्सवेल की थियोरी, वो कहती थी कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमेगा तो वो एनर्जी छोड़ेगा, रेडिएट करेगा। तो इस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन को घूमते घूमते अपनी सारी एनर्जी खोकर स्पाइरल बनाते हुए न्यूक्लियस में क्रैश हो जाना चाहिए था। पर हम जानते हैं ऐसा तो होता नहीं है। एटम्स तो स्टेबल होते हैं।
तो अब ये एक नई पहेली थी। अब इस नई पहेली को सुलझाने के लिए हमें एक नए हीरो की जरूरत थी, और जरूरत थी फिजिक्स के कुछ बिल्कुल नए अजीबोगरीब नियमों की। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है नील्स बोर की, और साथ ही क्वांटम मैकेनिक्स की रहस्यमयी दुनिया की। और वैज्ञानिकों के पास इस पहेली को सुलझाने का एक बहुत बड़ा सुराग था, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। देखिए, जब भी आप हाइड्रोजन गैस को एनर्जी देते हैं तो वो हमेशा कुछ फिक्स्ड रंगों की, फिक्स्ड वेवलेंथ की रोशनी ही निकालती है। आपको ये जो अलग अलग लाइनें दिख रही हैं, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। ये इस बात का पक्का सबूत था कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के साथ कुछ खास नियम जुड़े हुए हैं। तो नील्स बोर ने एक ऐसा आइडिया दिया जो उस वक्त के लिए बिल्कुल क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा, रुको, इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं घूम सकता। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ खास एनर्जी लेवल्स, कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स या कक्षाएं बनी होती हैं, और जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट में है वो कोई एनर्जी नहीं खोएगा, वो स्टेबल रहेगा। हाँ, वो एनर्जी लेकर ऊपर वाली ऑर्बिट में कूद सकता है या एनर्जी छोड़कर नीचे वाली ऑर्बिट में आ सकता है। ये कूदना ही दिखाता है कि क्वांटम दुनिया के नियम हमारी रोजमर्रा की दुनिया से कितने अलग हैं। तो बोर का मॉडल एक जबरदस्त कामयाबी थी। इसने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को तो एकदम परफेक्टली समझा दिया, लेकिन ये भी आखिरी जवाब नहीं था। इसकी भी अपनी सीमाएं थीं। ये मॉडल सिर्फ उन एटम्स पर काम करता था जिनमें बस एक ही इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हाइड्रोजन। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम्स में क्या होता है, ये नहीं बता पाया। स्पेक्ट्रम में जो और भी बारीक लाइनें थीं, उन्हें नहीं समझा पाया। तो जाहिर है कहानी अभी बाकी थी। और फिर कहानी ने एक और भी ज्यादा अजीब मोड़ लिया। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सवाल पूछना शुरू किया जो सुनने में ही पागलपन लगे, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्या वो वाकई में एक छोटी सी गेंद जैसा पार्टिकल है, या फिर वो एक वेव यानी तरंग की तरह फैला हुआ है। और इसी एक सवाल ने फिजिक्स की दुनिया में तहलका मचा दिया और हमें हमारे आज के मॉडर्न मॉडल तक पहुंचाया। तो आज हम एटम के जिस मॉडल को सही मानते हैं वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और सुनिए, इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन के लिए कोई फिक्स्ड रास्ता या ऑर्बिट नहीं है, वो सब भूल जाइए। इसके बजाय हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि न्यूक्लियस के चारों ओर किस जगह पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना या प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो ये एक फिक्स्ड रास्ते जैसा नहीं, बल्कि एक प्रोबेबिलिटी के बादल जैसा है। पर ऐसा क्यों? ऐसा है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से। ये सिद्धांत कहता है कि ये नामुमकिन है, लिटरली नामुमकिन है, कि आप एक ही समय पर किसी इलेक्ट्रॉन की सही पोजीशन और उसकी सही स्पीड दोनों का पता लगा सके। अगर एक चीज पता लगाएंगे तो दूसरी गड़बड़ा जाएगी। ये कोई हमारी टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, ये कुदरत का ही एक बुनियादी नियम है। और इसी वजह से वो एक साफ सुथरे ऑर्बिट का आइडिया गलत है और हमें प्रोबेबिलिटी के बादल की बात करनी पड़ती है। तो देखिए, कहाँ हमने एक तरबूज से कहानी शुरू की थी और कहाँ हम इन संभावनाओं के बादलों तक आ पहुंचे। एटम की कहानी एक ऐसा रहस्य है जो आज भी खुलता जा रहा है। और मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ, जिस पर आप जरूर सोचिएगा। अगर हर एटम का 99.99% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ खाली जगह है, तो फिर ये मेज, ये दीवार, ये सब कुछ ठोस क्यों महसूस होता है? ये है क्वांटम दुनिया की खूबसूरती और इसका जादू। इस सफर में मेरे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया।